हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हमने कॉमर्शियल बैंक पे अपनी लगभग सारी चर्चा कंप्लीट कर ली है। मैंने जैसे कैटेगराइज करा था फंक्शन को बेटा, बुक्स वैसे नहीं लिखती। मैंने जैसा लिखा था ना कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, 5 टाइप से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लेंडिंग ऑफ फंड 3 टाइप ऑफ लोन होते हैं बेटा। उसके बाद मैंने चेक फैसिलिटी की बात करी, फंड ट्रांसफर की बात करी और अलाइड सर्विसेज की बात करी। बुक का लिखने का तरीका हल्का बहुत चेंज है बेटा। एक बार मैं फंक्शन को उसी तरीके से लिखवा देता हूँ जैसे हमारी बुक्स में हमें मिलने वाला है बेटा, और एक आध और फंक्शन की चर्चा कर रही है, फिर सेंट्रल बैंक पे शिफ्ट कर रहे हैं आज और अभी। ठीक है जी बेटा, चलो सब सामने देख रहे हैं। अभी आपकी जिम्मेदारी सिर्फ लिखने की है अगले 5-7 मिनट। ठीक है जी, मैं जो जो लिख रहा हूँ फटाफट से नोट डाउन करते चले जाओ। चलो जी बेटा, बस सबसे पहले मैं कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग लिख रहा हूं। पायल, हाँ जी मैडम, यहाँ पर लैंडिंग ऑफ फंड्स। पासू से नोट कर ले बेटे।
फटाफट से नोट डाउन करेंगे बेटा। बेटा फंक्शन हमने लगभग सब समझे हुए हैं, इक्का दुक्का बात मुझे एक्स्ट्रा करनी है, बहुत आराम से समझना। मैंने बेटा कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन लिख दी, खैर डेफिनेशन भी समझ में आई चुकी होगी मोस्ट ऑफ द बच्चों को। कहता है कमर्शियल बैंक क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, जो क्या करता है बेटा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लैंडिंग ऑफ फंड मतलब लोन देता है, और इन्वेस्टमेंट करता है, किस लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। और आपको पता भी है बेटा कमर्शियल बैंक का मेजर प्रॉफिट होता कैसे है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, यही अमाउंट लोन पर दे देता है या इन्वेस्ट कर देता है प्रॉफिट के लिए। बेटा आपके डिपॉजिट पर आपको सिर्फ 3% ब्याज मिलने वाली है, और बैंक जो लोन देगा उससे 9-9, 10-10% कमाता है। तो अगर आप नेट में 7% पैसा कमा रहे हो टोटल लोन का, तो बेटा यही तो आपका प्रॉफिट है, मेजर प्रॉफिट का सोर्स है ये। ठीक है जी, सिंपल डेफिनेशन। बेटा कमर्शियल बैंक के फंक्शन की मैंने बात करी, सबसे पहला फंक्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, करा चुका, 5 तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट होते हैं, वही चिपकाना है। सेकेंड फंक्शन लैंडिंग ऑफ फंड, लोन देना, करा चुका, 3 तरीके से लोन देता है, सब पता है आपको। एजेंसी फंक्शन, काम की बात सुन लो बेटा बाबू, एजेंसी वर्ड बनता है एजेंट से, वो फंक्शन जो बैंक मेरे एजेंट के तौर पर करता है, एजेंट का हिंदी मतलब होता है नौकर, वो फंक्शन जो बैंक मेरे एजेंट के तौर पर करता है, उन्हीं फंक्शन को एजेंसी फंक्शन बोला गया। ठीक है ना, इनकी 6 कैटेगरी है, 6 में से लगभग सब बात आपको पता है। फंड ट्रांसफर क्लियर है, आरटीजीएस एंड नेफ्ट की बात हम कर चुके हैं बेटा, वो दोनों फंड ट्रांसफर है। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, ये मैंने लाइट सर्विसेज में कराया था, आपको याद होगा बेटा। बैंक आपके बिहार पर बहुत सारी आइटम पे भी कर देता है और कलेक्ट भी कर देता है, याद है मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस टैक्स, इन सबकी बात कर रहा था। क्या बैंक मेरे बिहार पर कुछ आइटम कलेक्ट भी करता है बेटा? याद करो मैंने बोला था कि अगर मैंने शेयर्स डिवेंचर्स खरीदे हुए हैं तो बैंक ब्याज भी कलेक्ट करता है और डिविडेंड भी कलेक्ट कर लेता है मेरे बिहार पर। ठीक है जी, बात क्लियर। थर्ड वन, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेक्स, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, काम की बात सुनते हैं बेटा। बाबू देखो, ऑल्दो आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमेशा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते आरबीआई के पास है, पर बेटा वी एज अ जनरल पब्लिक अगर हमें खरीदने हो, हम कभी आरबीआई को अप्रोच नहीं करते बेटा, हम अप्रोच करते हैं कमर्शियल बैंक को। आरबीआई नॉर्मल केस में पब्लिक डीलिंग नहीं करता बेटा, ठीक है ना, आरबीआई तो नहीं करता ना पब्लिक डीलिंग। आपको बाहर घूमने जाना है, आपको इंपोर्ट करना है बेटा, कुछ भी पर्पस से आपको चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, आप कहां जाओगे बेटा? किसी ना किसी कमर्शियल बैंक के पास जाओगे। आपको कैसे पता लगेगा कि बेटा कौन सा कमर्शियल बैंक फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है? हमेशा ध्यान रखना बेटा, बैंक ब्रांच के बाहर बोर्ड लिखा होता है, बोर्ड लगा होता है, लिखा होता है ऑथोराइज्ड डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज। और अगर सिर्फ वर्ड ऑथोराइज्ड डीलर भी लिखा गया ना, इसका मतलब ही यही है कि इस ब्रांच में फॉरेन एक्सचेंज मिलती है। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं बेटा, नुमेश कैम में इंडियन ओवरसीज बैंक है, देख लेना आज जागर बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑथोराइज्ड डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज बेचनी है चाहे खरीदनी है, आपको कमर्शियल बैंक से मिलेगी। सहारनपुर में कम से कम 20 से 25 ब्रांचेज हैं बेटा जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करती हैं। आपको ये बता देता हूँ, ऑलमोस्ट हर बैंक की मेन ब्रांच तो डील कर ही रही है। एचडीएफसी और एक्सिस बैंक की कोर्ट रोड ब्रांच, ठीक है ना, डील करती है बेटा, बाहर बोर्ड लगा होता है ऑथोराइज्ड डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज। तो यानी कि हमें फॉरेन एक्सचेंज बेचनी है चाहे खरीदनी है, हमें मिलती है हमेशा कमर्शियल बैंक से। ठीक है जी, बात समझ में आई। नेक्स्ट वन इज परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। बेटा ये बात आपको क्लियर होगी बिजनेस स्टडीज से भी। बेटा बहुत सारे बैंक हमारे लिए आज के तारीख में डीपी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, यानी कि बेटा सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किस लिए होता है बेटा? फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग कैश, फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग मनी। बेटा सेम एज डीमैट अकाउंट होता है फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज, यानी कि आज की तारीख में आप शेयर खरीदना बेचना चाहते हो, डिवेंचर्स प्रेफरेंस शेयर खरीदना बेचना चाहते हो, आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। और आज की तारीख में ऑलमोस्ट हर कमर्शियल बैंक बेटा इस फील्ड में भी एक्सेल कर रहा है, यानी कि बेटा आज की तारीख में बैंक डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं बेटा
और डीमैट अकाउंट खुलवाने से हम सेल ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हैं। क्लियर बात? जिसको भी लगता है कि मैंने बिजनेस स्टडीज में बात नहीं समझी, आप रुक जाना, मैं और डिटेल समझा दूंगा आपको कि कैसे खरीदवाते और बिकवाते हैं सिक्योरिटीज। ठीक है जी, बात समझ में आई? 4 फंक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं। फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, नेफ्ट, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेक्स की बात करी, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। आगे बढ़ो जी, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। बेटा ये क्या होता है? बाबू देखो, कोई इंसान अपने जीते जी अपनी विल लिख दे, अगर समझते हो ना, वसीयत लिखना, ठीक है ना, विल लिख दे और बेटा बैंक के पास जमा करा दे कि ये विल मेरे मरने के बाद एग्जीक्यूट करवा देना, ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ है विल में कि मेरे पास जितनी एफडीएस बैंक में वो किसके नाम होनी चाहिए, मेरे बड़े बेटे को मिलनी चाहिए, मेरी वाइफ को मिलनी चाहिए, किसको मिलनी चाहिए, ठीक है ना। मेरे सेविंग अकाउंट में जितना पैसा होगा वो किसको मिलना चाहिए, लॉकर में पड़ा हुआ जो भी कैश है या गोल्ड है या ज्वेलरी है या कोई प्रॉपर्टी के पेपर है वो किसको बिलोंग करेंगे। आपने एक विल बैंक को लिख कर दे दी, आपकी डेथ के बाद बैंक उस विल को एग्जीक्यूट कराता है बेटा। इसी फंक्शन के लिए बेटा बैंक को बोला जाता है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। समझ आई बात? तो बैंक आपकी विल एग्जीक्यूट करा सकता है आपकी डेथ के बाद। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं बेटा, लेटर ऑफ रेफरेंसेस की बात करते हैं। कई बार बेटा बैंक आपके लिए रेफरेंस भी दे देता है। समझाने के लिए एक बात करता हूं बेटा, बाबू एक ना डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का, डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है जी। मान लो आप चाहते हो टेलीकॉम सर्विसेज देना या आप चाहते हो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनना, ठीक है जी। बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, एयरटेल है, बीएसएनएल है, आपके लोकल लेवल पे भी बहुत सारे, ठीक है ना। कोई भी रजिस्टर्ड हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मान लो बेटा मेरे दिमाग में मूड आया कि मैं यार ये काम कर लेता हूँ, मैं आईएसपी रजिस्टर्ड हो जाता हूँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो मैंने डीओटी में कॉल लगाई, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में। मैंने कहा मैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड होना चाहता हूँ, रिक्वायरमेंट बता दो। तो उन्होंने कहा कितने सिटी में आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं या नेशन वाइड सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी होती है बेटा, क्लास ए लाइसेंस, क्लास बी लाइसेंस एंड क्लास सी लाइसेंस। क्लास ए लाइसेंस होता है बेटा नेशन वाइड काम करने के लिए, यानी कि वही बीएसएनएल, एयरटेल जैसा, या आप बात कर लो रिलायंस जियो की, पूरे इंडिया में काम करना है तो क्लास ए लाइसेंस आपको चाहिए। क्लास बी लाइसेंस के लिए आपको बेटा 15 सिटी मिल जाती हैं, आप 15 सिटी में इंटरनेट सर्विसेज को दे सकते हो, ठीक है ना। वो क्लास बी लाइसेंस है। आपने सोचा कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक सिटी से, आपने कहा जी बस मेरे को तो सहारनपुर में देनी है इंटरनेट सर्विसेज। तो उन्होंने बोला ठीक है आपको क्लास सी लाइसेंस रिक्वायर्ड है, इसके लिए 50,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट है और 20 लाख रुपए की बैंक गारंटी। 50,000 तो सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर दो, लेकिन 20 लाख रुपए की बैंक गारंटी भी दे दो। बाबू देखो ये 20 लाख रुपए की बैंक गारंटी इसलिए ली जा रही है आपसे क्योंकि आपको भी पता है मोस्ट ऑफ द केसेस में इस फील्ड में पैसे एडवांस रहते हैं। आपने किसी के घर इंटरनेट कनेक्शन लगाया, आपने बोला उससे तय करा 700 रुपये महीना, 800 रुपये महीना, आपने एडवांस ले लिया 700-800 रुपये महीना, ठीक है नहीं, यूज़ हो जाएगा दूसरे महीने, फिर आप जाकर पैसे ले आओगे। तो बेटा अगर मान लो आपने करते करते ऐसे ही 1000-2000 क्लाइंट जोड़ लिए और सबसे एडवांस लेकर भाग गए तो 1 महीने के बाद उनका पैसा, तो डीओटी इंश्योर करता है कि उनका भी पैसा नहीं मरना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है ना। तो उसने क्या करा बेटा, आपसे 2 चीज़ें मांगी, 50,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट, वो भी बाद में वापस मिलेगा आपको, और आपसे मांगी बेटा 20 लाख रुपए की बैंक गारंटी, ठीक है ना। अब बेटा बैंक की गारंटी देनी है, बैंक आपकी गारंटी क्यों लेगा? या तो आपके अकाउंट में इतना अमाउंट हो तब ले लेगा आपकी गारंटी, या बेटा आप बैंक के बड़े रेप्यूटेड कस्टमर हो, आपकी ट्रांजैक्शन ही लैक्स में रहती है हमेशा, या अकाउंट में बैलेंस ही हमेशा 5-5, 6-6 लाख रुपए पड़ा रहता है, निकालते ही नहीं आप आज तक। आप बैंक के पास गए, आपने कहा बैंक गारंटी देते 20 लाख रुपए की, बैंक ने कहा ठीक है दे देता हूँ, आपकी तो ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी खासी है, आपके तो अकाउंट में पैसा ही हर टाइम बहुत पड़ा रहता है। बैंक ने बेटा एक लेटर ऑफ रेफरेंस लिख दिया डीओटी के नाम आपके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, कि मैं बैंक गारंटी ले रहा हूँ इस बंदे की 20 लाख रुपए की, ये बंदा अगर कभी भी भागता है 20 लाख रुपए मैं दूँ। तो बेटा इसे बोलते हैं लेटर ऑफ रेफरेंसेस। बताओ जी इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, सब बात समझ में आई? देख लो एक बार ये 6 फंक्शन, मुझे क्या रिपीट करना है बस ये बता दो। एजेंसी फंक्शन एजेंट वर्ड से बनते हैं, बस ये बात ध्यान रखना।
जो भी फंक्शन बैंक आपके एजेंट के तौर पर परफॉर्म कर रहा है उससे एजेंसी बोला गया। ठीक है जी, लिखने का तरीका पेपर में यही होना चाहिए। वो जो तरीका मैंने समझा था वो 11th क्लास का तरीका। ऑल क्लियर? इसमें हमने एक दो बात नहीं करी है बेटा, जैसे कि परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज आप बोल सकते हो, बीएसटी वालों के लिए नहीं है ये भी बात, ठीक है ना। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर और लेटर ऑफ रेफरेंसेस ये नई बात थी। ठीक है जी, चलो आओ जी इधर बात करते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन। चाहे आप इसको अलाइड फंक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जनरल यूटिलिटी फंक्शन बोलो या अलाइड फंक्शन भी बोल सकते हो आप इसको। बेटा लॉकर फैसिलिटी बहुत बढ़िया डिस्कशन करा था मैंने, लॉकर की कैटेगरी की भी बात करी, सेफ्टी की भी बात करी, सब पता है आपको। उसके बाद बेटा लेटर ऑफ क्रेडिट, 2 मिनट के लिए पेंडिंग छोड़ो, करते हैं इसकी भी चर्चा। ट्रैवलर्स चेक, बेटा ऑल्दो आज की तारीख में बेटा ये अपनी यूटिलिटी खोल चुका है। ट्रैवलर्स चेक कोई इतनी अच्छी खासी चीज़ नहीं है बेटा जो आज के टाइम में भी यूज़ हो जाए। पुराने ज़माने में क्या होता था ये समझा देता हूँ। आप बेटा सहारनपुर में एक दुकान चलाते हो, आप हर हफ्ते बेटा दिल्ली से सामान खरीदने जाते हो अपनी दुकान के लिए, अप्रॉक्सीमेट 5 लाख 7 लाख 10 लाख, ठीक है। आपको भी पता है इतना अमाउंट कैरी करके ले जाना, वो भी कैश एज अ टूरिस्ट की, ठीक है ना। तो आप क्या करते थे बेटा, हर मंडे चले जाते थे बेटा बैंक में और बैंक से एक ट्रैवलर्स चेक बनवा के ले आते थे जिसकी अमाउंट 5 लाख 7 लाख 10 लाख है, जितने की भी आपने शॉपिंग करनी है, ठीक है जी। बाबू एक चेक कैरी करना बहुत आसान है बेटा, एक कागज़ का टुकड़ा 10 लाख रुपए कैरी करने से तो बहुत अच्छा है। तो आपने क्या करा, मंडे को ट्रैवलर्स चेक बनवाया, उसे अपने वॉलेट में रखा और जेब में डाल के फ्रीली ट्रैवल कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं आपको किसी भी तरीके की। जैसे ही पहुंचे बेटा सदर बाजार जहाँ से आप सामान खरीदते हो, हर बैंक की ब्रांच है वहाँ पर फटाफट ले गए चेक। जैसे ही आपने ट्रैवलर्स चेक प्रेजेंट करा आपको वहाँ से मिल गया कैश, कर लो जी शॉपिंग। लेकिन आज की तारीख में इसकी क्या रेलेवेंस बेटा, हम मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करते हैं, हमने अकाउंट नंबर पहले ही ऐड कर रखा है अपने जो भी हमारे पेई हैं बेटा, जिनको भी पे करना होता है, जो भी हमारे सप्लायर्स है बेटा, ठीक है ना। मैंने उसकी दुकान से 2 लाख की शॉपिंग करी, अमाउंट एंटर करा, 2 लाख एक OTP डाला, चलो जी हो गया फंड ट्रांसफर। तो आज की तारीख में बेटा डिजिटल जमाना हो चुका है, ट्रैवलर चेक ने अपनी यूटिलिटी खो दी है, लेकिन बेटा अच्छी चीज़ थी बहुत। क्लियर बात, ट्रैवलर चेक क्या होता है, बड़े आगे बेटा। इसके बाद 4th हेडिंग 1 मिनट के लिए ये भी छोड़ दो, बात करते हैं कलेक्शन ऑफ स्टैट्स की। बेटा बहुत सारे स्टैट्स कलेक्ट करता है कॉमर्शियल बैंक। सुन लो यहां पर ना कलेक्शन वर्ड लिखा है, पब्लिकेशन नहीं लिखा बेटा। स्टैट्स कलेक्ट करना जिम्मेदारी है कॉमर्शियल बैंक की, पब्लिश करना जिम्मेदारी है सेंट्रल बैंक या RBI की। आपको बता देता हूं, डीमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद यानी कि 31 मार्च जब सारी करेंसी आ गई बेटा बैंक्स में, तो बाबू RBI ने एक स्टैट पब्लिश करा कि पुराने करेंसी हमारे पास लगभग 99% आ चुकी है, 90 से 99% के बीच में, ठीक है ना। 90 से 99% करेंसी आ चुकी है हमारे पास, ठीक है ना बाबू। ठीक है, आपने पब्लिश कर दिया, मैं कहता हूं आपको कलेक्ट किसने करके दिया ये स्टैट? हर कॉमर्शियल बैंक ने ही तो बताया कि मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है। हर कॉमर्शियल बैंक ने 1-1 रुपए की नोट दी, 1-1 रुपए की डिटेल दी कि मेरे पास इतने नोट आए हैं, 500 के इतने, उसमें से 1000 के इतने। हर बैंक ने कलेक्ट करे स्टैट्स बेटा, तब जाकर कलेक्टिव स्टैट्स को पब्लिश करा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो बेटा कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे स्टैट्स इकट्ठे करते हैं, वो बात अलग है कि बाद में पब्लिश RBI करता है। एक बात और भी बोल देता हूं, बैंक में एक बड़ी टेक्निकल टर्म है, बहुत पॉपुलर है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं NPA। समझते हो बेटा NPA क्या होता है? NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बेटा बैंक ने किसी इंसान को लोन दिया, अगर वो लोन नहीं आ रहा ना तो उसे हम प्यार से बोलते हैं NPA है ये बैंक का। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक ऐसी एसेट थी बैंक की जो परफॉर्म नहीं कर रही, जो लोन वापस नहीं कर रही, ठीक है ना। कई बार आप देखते हो बेटा RBI स्टैट्स पब्लिश करता है, देखा है कभी कि देश में इतने % NPA हैं? बाबू देखो अगेन पब्लिश करना RBI की जिम्मेदारी है, लेकिन कलेक्ट कौन करके देता है? स्टैट्स हमेशा कलेक्ट कॉमर्शियल बैंक करते हैं, पब्लिश हमेशा RBI करता है। क्लियर बात? कलेक्शन ऑफ स्टैट्स समझ में आया? ऑल ओके। बात करनी है बेटा एक LC की, लेटर ऑफ क्रेडिट की, एक अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज की, ठीक है जी। मैं फटाफट से एक बार ब्रोकर और अंडर राइटर का डिफरेंस बताता हूं और बेटा फिर बात करता हूं अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज की। सुनना बेटा, कंपनी कई बार ऐसा होता है किसी कंपनी को अपने शेयर बिकवाने हैं,
वो डायरेक्टली नहीं बेचती बेटा जनरल पब्लिक को, वो ब्रोकर या अंडर राइटर को कहती है कि आप शेयर बेच दो। क्या डिफरेंस होता है ब्रोकर और अंडर राइटर में, ये समझ लो बहुत आराम से। बेटा मैं बोलता हूं मेरी कंपनी को 1 लाख शेयर बेचने हैं, ठीक है ना, मैंने 3 पर्सन को ब्रोकर अपॉइंट करा, ए बी एंड सी। ए ने बोला कि मैं 30,000 शेयर बेचता हूं, बी ने बोला मैं 30,000 शेयर बेचता हूं, सी ने बोला मैं 40,000 शेयर बेचता हूं। मैंने इनको ब्रोकर अपॉइंट करा है, मैंने इनको 30,000 और 40,000 शेयर दे दिए, मैंने कहा बेच लो जाकर मार्केट में। ए 29,000 शेयर बेच के आता है, बी 28,000 शेयर बेच के आता है, सी 37,000 शेयर बेच के आ जाता है। मैंने कहा ला भाई ये 29,000 के पैसे दे जा, 1,000 जो शेयर तेरे से नहीं बिके वो दे जा और अपनी ब्रोकरेज ले जा 29,000। बी ला तू 28,000 शेयर के पैसे दे जा, 2,000 शेयर जो तेरे से नहीं बिके वो और 28,000 पे ब्रोकरेज ले जा। सी ला 37,000 शेयर के पैसे दे जा, 3,000 शेयर जो तुझसे नहीं बिके वो और अपनी 37,000 पे ब्रोकरेज ले जा। ठीक है बेटा, अगर मैंने ए बी सी को अंडर राइटर अपॉइंट किया होता तो क्या होता, सुन लो कहानी में ट्विस्ट है। ए से पूछा कितने पैसे कितने शेयर बेचता है, कहता है 30,000। बी ने कहा 30,000, सी ने कहा 40,000। मैंने कहा लाओ एडवांस पैसे दो पहले। ब्रोकर से मांगे थे एडवांस, ब्रोकर से तो नहीं लिए। मैंने कहा अंडर राइटर लाओ एडवांस दे दो। ए से 30,000 शेयर के पैसे, बी से भी 30,000 शेयर के पैसे और सी से 40,000 शेयर के पैसे ले लिए, एडवांस कमीशन दे दी। मैंने कहा लो अंडर राइटर अपनी कमीशन लेते जाओ। मैंने तो मान लिया तूने 30,000 शेयर बेच दिए, तूने भी 30 बेच दिए, तूने भी 40, लो 30,000 पे कमीशन। बी को भी 30,000 पे कमीशन और सी को 40,000 शेयर पे कमीशन दे दी, आज ही दे दी, मान लिया बिक गए मेरे पास तो, क्योंकि पैसे आ गए ना। ए बेचने गया, बी बेचने गया, सी बेचने गया, ए वापस आया कहता 29 बिके, बी कहता 28 बिके, सी कहता 37,000 शेयर बिके। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे आ गए ना। अंडर राइटर जो कुछ नहीं बेच पाते वो खुद होल्ड करते हैं, मुद्दा ही नहीं है बेटा कि कंपनी को वापस कर सकते हो आप शेयर जो आपसे नहीं बिके, ठीक है ना बेटा। कौन ज्यादा रिस्क ले रहा है, ब्रोकर या अंडर राइटर? हर सिचुएशन में अंडर राइटर ज्यादा रिस्क लेता है। इसलिए बेटा एक प्रिंसिपल हम जिंदगी में पढ़ के आते हैं, मोर द रिस्क मोर द गेन। क्योंकि आप सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे हो इसलिए आपका प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा होना चाहिए, और होता है। अंडर राइटिंग कमीशन इज जस्ट डबल ऑफ द ब्रोकरेज। क्लियर बात। अब यहां पर आ जाओ वापस। बेटा मैंने लिखा हुआ है अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। क्या बैंक एज अ अंडर राइटर भी काम करते हैं? मैक्सिमम प्राइवेट बैंक्स काम करते हैं एज अ अंडर राइटर। मान लो बेटा किसी कंपनी को शेयर बेचने हैं, लेट्स सपोज नैरोलैक पेंट्स की बात कर, नैरोलैक पेंट्स ने शेयर बेचने थे अपने, बेटा वो नहीं चाह रहे डायरेक्टली पब्लिक के लिंक में आना, उन्होंने किसी को अंडर राइटर अपॉइंट करना है। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा मैं अंडर राइटर अपॉइंट होता हूँ, लाओ सारे शेयर मुझे दे दो, मुझे ये बताओ अंडर राइटिंग कमीशन कितनी दोगे और थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, मैं अपने आप बेच लूंगा। आपने बेटा पहले आईसीआईसीआई बैंक को भेज दिया, आईसीआईसीआई बैंक फर्दर बेचेगा, जो नहीं बिकेंगे खुद होल्ड कर देगा। तो क्या कमर्शियल बैंक अंडर राइटिंग भी करते हैं सिक्योरिटीज की? बेटा यस, ये एज अ अंडर राइटर काम कर सकते हैं, और प्राइवेट बैंक मैक्सिमम काम करते हैं सब। क्लियर बात। एक लास्ट बात जो मुझे बतानी है बेटा, लेटर ऑफ क्रेडिट, और फिर मैं बेटा स्टार्ट करूंगा नया टॉपिक। लो जी, मैं वैसे काम करता हूं, एलसी आपने मुझसे कभी सुनी नहीं, परचेज एंड सेल फ्रॉम फॉरेन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में मैंने एलसी का डिस्कशन किया था। चलो खैर नहीं भी सुना तो चलो 2 मिनट लगाओ, इसे भी खत्म ही करो यार, शक्लें ऐसी बना लेंगे जैसे पता ही कुछ ना हो दीन दुनिया के बारे में। लो ऑल्दो मैंने बताया था बेटा, इको में ही बताया था आपको, मैंने याद कराऊं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शन पढ़ा रहा था बेटा, और क्रेडिट फंक्शन की बात की थी। हाँ जी बताओ, कोई कुछ कह रहा था? हाँ, पुराने शेयर का तो मतलब ही नहीं है ना अंडर राइटिंग। हाँ, वो आता नहीं सेकंड फंक्शन, ऑफर फॉर सेल, मेथड ऑफ लोटेशन, प्राइमरी मार्केट, वही तो है। चलो जी बेटा एलसी की बात करते हैं एक बार, बहुत जल्दी से सुनना। बाबू मैं बोलता हूं इंडिया का कोई पर्सन है मिस्टर आई, ये गुड्स इंपोर्ट करना चाहता है फ्रॉम यूएस, तो बेटा इसका नाम है मिस्टर ई। ये मिस्टर ई से गुड्स इंपोर्ट करना चाहता है, मैंने जान के इसका नाम ऐसे लिखा है, एक्सपोर्टर से ई बना दिया और इंपोर्टर से आई बना दिया, ठीक है जी। ये इंपोर्टर है और ये गुड्स इंपोर्ट करना चाहता है, सैंपल इसने सब देख लिया ऑनलाइन,
ठीक है ना, पूरी डील तय हो गई। बेटा ई को बोला मिस्टर आई ने कि आप ना वहां से गुड्स भेज दो। जैसे ही मुझे इंडिया में गुड्स रिसीव हो जाते हैं मैं एक काम करूंगा, आपकी पेमेंट भेज दूंगा। उसने कहा क्या बात कर रहा है? उसने कहा तू एक काम कर, तू पहले एडवांस पेमेंट भेज दे, जैसे ही पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाएगी मैं यहां से गुड्स चला दूंगा। वो कह रहा क्या हो गया तेरे को, ऐसे थोड़ी होता है, तू पहले गुड्स भेज। उसने कहा नहीं नहीं तू पहले पेमेंट भेज। बेटा ओवरसीज मैटर है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचो कि चलो मैंने इसके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिया और अगर इसने गुड्स यहां से ना चलाए तो मैं केस कर दूंगा। सर ओवरसीज मैटर है, ये कोई इंडिया का इंडिया के अंदर मैटर नहीं है बेटा जो केस करना इतना आसान होगा या बंदे को ढूंढना इतना आसान होगा। सर फॉरेन जाकर बंदा ढूंढना, केस फाइल करना मजाक नहीं है बेटा, बहुत सारी फॉर्मेलिटी हैं। इतने का सामान नहीं मंगाया होगा, इतना एडवांस नहीं दिया होगा जितना खर्च हो जाएगा बेटा इसको ट्रेस करने में आपका। तो ना तो आप एडवांस डाल सकते। सेम सिचुएशन इसके लिए, गुड्स यहां पहुंच जाए इंडिया तो बेटा ये कहां ढूंढता रहेगा आपको, समझ रहे हो ना। दोनों के लिए बिल्कुल बराबर सिचुएशन है। तो ऐसे में क्या कभी ट्रेड नहीं होते होंगे, कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होते? बेटा होते हैं। इसके लिए एक स्पेशल चीज की जरूरत पड़ती है जिसको हम एलसी बोलते हैं। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, देखो आई कह रहा मैं गारंटी ले रहा हूं अपनी, तो जैसे ही सामान बेचेगा वैसे ही पैसे दे दूंगा। उन्होंने कहा ऐसी कोई गारंटी नहीं चाहिए। बेटा देखो इंसानों की गारंटी वैलिड नहीं है लेकिन बैंक गारंटी वैलिड है, ठीक है ना। आई ने बोला मिस्टर ही ये बता तेरे घर के आसपास या तेरी दुकान के आसपास कौन सा इंडियन बैंक है? उसने कहा मेरे आसपास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। उसने कहा बहुत बढ़िया, चलो जी इसके घर के आसपास बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। लो सुनना बहुत आराम से बात को। बेटा आई गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कहीं पर भी बेटा, जहां पर भी आप रहते हो, दिल्ली की किसी ब्रांच में, और इसने वहां पर एक अकाउंट खुलवाया नोन एज एलसी। बेटा एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अकाउंट। इस अकाउंट में एक बार पैसा जमा हो गया तो विड्रॉल का राइट नहीं होता आपके पास, बस पैसा ही जमा हो गया, निकाल नहीं सकते, ठीक है जी। तो बेटा आई ने अकाउंट खुलवाया एलसी, जितने अमाउंट का भी वो इंपोर्ट कर रहा है वो पैसे जमा करा दिए एलसी में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, दिल्ली ब्रांच, ठीक है ना बाबू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूएसए को गारंटी दे डाली कि आप ई को कहो कि वो गुड्स चलाए, पैसे हम देंगे। सर इंसान नहीं गारंटी ले रहा, बैंक को गारंटी दे रहा है। सर बैंक की गारंटी तो वैलिड है, बैंक एक दूसरे को गारंटी दे रहे हैं, वैलिड है वो तो वैलिड है बेटा, और कोई दिक्कत भी नहीं है, पैसे तो इसके पास ही पड़े हैं, इसने गारंटी ले भी ली तो ठीक है जी। एसबीआई यूएसए ने ई को बोला कि तू गुड्स चला के रिसीट मेरे पास ले आ, मैं गारंटी दे रहा हूं तुझे पैसे मैं दूंगा, तू भूल जा आई कौन है। मिस्टर ई ने कहा ठीक है बैंक गारंटी दे रहा, मुझे कोई दिक्कत थी, ठीक है जी। बाबू इसने गुड्स वेसल पर बुक करा दिए, वेसल पर गुड्स डाल आया बेटा, और जैसे ही वेसल पर गुड्स डाले बेटा वेसल इसको एक रसीद देता है कि ये आपके गुड्स है। छोड़ दो हमें रसीद का नाम याद रखना, ये तो पता है ना कि रसीद तो देगा ही देगा। मैं रेलवे में गुड्स फेंक के आता हूँ, ट्रांसपोर्ट कराता हूँ, रेलवे भी तो कोई रसीद देता है जिसको आप बिल्टी बोलते हो प्यार से, सुना होगा आपने, ट्रांसपोर्ट में बिल्टी मिलती है भाई, ठीक है ना। तो बेटा एक रसीद मिल गई इसको कि हाँ ठीक है जी यूएसए से गुड्स चल पड़े। इसने वेसल पर गुड्स फेंक के रसीद मिल गई, इसने ये रसीद एसबीआई को दिखा दी कि ये लो जी मैंने गुड्स चला दिया। एसबीआई को प्रूफ मिल गया कि हाँ गुड्स चल चुके। इसने कहा 5 मिनट बैठो आपके पैसे अभी दे रहे। इसने ये रसीद इनको मेल करी फटाफट से, इनको प्रूफ मिल गया कि गुड्स वहां से चल चुके हैं। इसने पैसा ट्रांसफर करा इस एसबीआई के अकाउंट में, एसबीआई ने मिस्टर ई को दे दिया पैसा मिल गया इधर। यहां क्या होगा सुन लो बेटा, रसीद यहां आ चुकी है, मेल आई हुई है, इन्होंने प्रिंट आउट निकाला और दे दिया मिस्टर आई को, लो जी आपके गुड्स चल चुके हैं यूएसए से, ठीक है जी। जैसे ही गुड्स ये इंडिया पहुंचेगा वेसल, आप ये रसीद दिखाओगे आपको गुड्स मिल जाएंगे कि ये आपके गुड्स है। समझ आया पूरा का पूरा सर्कल कैसे चल रहा है बेटा? पूरा सर्कल डिपेंड है इस एलसी के ऊपर, लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर, और लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ मेन फंक्शन ऑफ द बैंक। मैंने अभी लिखा था जनरल यूटिलिटी फंक्शन में एलसी क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, वो यही था बेटा। क्लियर सारे फंक्शन, कमर्शियल बैंक फिनिश। चलो जी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और बता रहा हूं पेपर में आएगा ही आएगा, और 2022 लिख लेना आज, सीबीएसई बोर्ड 2022 ये पेपर में पक्का आएगा जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लिखने जा रहा हूं।
ठीक है जी, चलो। और हम एक काम करेंगे बेटा, एक ही बार नोट करेंगे जब पूरा समझ लेंगे, ठीक है। अभी कोई पेन नहीं चलाएगा, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, गंगा सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, कोई पेन नहीं चलाएगा बेटा। चलो जी, सामने देखना बेटा। टॉपिक का नाम है क्रेडिट क्रिएशन, टॉपिक का नाम है क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन। बेटा मनी क्रिएट करना। बाबू एक बात बताओ, इंडिया में करेंसी प्रिंट करने की मशीन किसके पास है? ये पता है सबको, करेंसी प्रिंट करने की मशीन होती होगी कोई ना कोई तो, ठीक है ना। कौन प्रिंट करता है बेटा? आरबीआई प्रिंट करता है, ठीक है जी, आरबीआई के पास है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, ये जो फंक्शन है बेटा, ये कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन है और अलग से आता है पेपर में, कभी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक में नहीं पूछा जाता बेटा। यहां मैं लिख रहा हूं मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन का मतलब क्या है बेटा? अगर आप जनरल सेंस लगाओ तो पैसा क्रिएट होना या पैसा बनना। यार हमने तो पढ़ा है पैसा बना कौन सकता है? आरबीआई, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन तो उसके पास है बेटा, इसके पास तो होती भी नहीं कॉमर्शियल बैंक के पास, ठीक है ना। लेकिन ये तब भी पैसे से पैसा बना लेता है। देखेंगे कैसे, और ये बिल्कुल रियलिटी, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है बेटा, ठीक है जी। देखते हैं पैसे से पैसा कैसे बनता है बेटा। सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, बैंक कैन लैंड more funds, bank can lend more funds, what is lent to them, what is lend to them। बेटा स्टेटमेंट को अगर हिंदी में कन्वर्ट करूं, ऑल्दो अभी समझ नहीं आएगी जब तक मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा है बैंक कैन लैंड मोर फंड, व्हाट इज लेंड टू देम। बैंक कई गुना ज्यादा लोन दे सकता है जितना लोन हम बैंक को देते हैं उसके कंपैरिजन में। बैंक कैन लैंड मोर फंड्स, बैंक कई गुना ज्यादा लोन दे सकता है, व्हाट इज लेंड टू देम, जितना हम लोन देते हैं उसके कंपैरिजन में। मतलब क्या इस चीज का? आएगा सर, धीरे धीरे समझ में आएगा, घबराओ नहीं। लो बेटा मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा दो अजम्पशंस के साथ। ऑल ट्रांजैक्शंस आर बैंक, all transactions are bank, all banks are considered as one unit, all banks are considered as one unit। लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से समझना, पहले असम्पशन क्लियर करता हूं, फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, फिर ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बेटा असम्पशन मैंने लिया है ऑल ट्रांजैक्शन आर बैंक, मतलब सारी ट्रांजैक्शन इकोनॉमी में एज्यूम कर लो बैंक के थ्रू होती है, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती। 1 रुपए का भी सामान खरीदना है बेटा तो आप गूगल पे करते हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है। मैंने असम्पशन लिया, मान लो बेटा पूरे इंडिया में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो कैश होती है, पूरा इंडिया कैशलेस हो चुका है बेटा, सारी ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रही है, पहली असम्पशन। दूसरी असम्पशन, सारे के सारे बैंक एक हैं बेटा, ये मत बताना पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन ओवरसीज सब एक हैं, ये मैंने ये असम्पशन लिया, सारे बैंक एक मान लो और सारी की सारी ट्रांजैक्शन मान लो बेटा बैंक के थ्रू होती है, कोई कैश ट्रांजैक्शन है नहीं, ठीक है जी। चलो एक बात, प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मुझे ये समझाना है एलआरआर क्या होता है और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। बेटा एलआरआर आपने टर्म मुझसे एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड में सुनी होगी, हो सकता है याद ना हो और हो सकता है कईयों ने नहीं सुनी, तो बेटा उनके लिए दोबारा। बेटा एलआरआर की फुल फॉर्म होती है लीगल रिजर्व रेशो। बेटा ये दो चीजों का समेशन है बेटा, सीआरआर प्लस एसएलआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर मतलब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। जब आप इन दोनों को प्लस करते हो बेटा तो निकल कर आती है टर्म एलआरआर। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं आपको बेटा, अगर मान लो मेरे बैंक में 10 लाख रुपए के डिपॉजिट्स आए तो कोई भी बैंक 10 के 10 लाख का लोन नहीं कर सकता, ठीक है ना। आपको एलआरआर छोड़कर लोन करने की परमिशन होती है। मान लो बेटा एलआरआर की परसेंटेज है 15% या 20% ले लो बेटा, थोड़ा इजी हो जाएगा। मान लो बेटा एलआरआर की परसेंटेज है 20%, तो बेटा अगर मेरे पास 10 लाख रुपए के डिपॉजिट आए हैं
20% छोड़ दो। 10 लाख का 20% यानी कि 2 लाख छोड़ दो, बाकी आप 8 लाख रुपए का लोन कर सकते हो। इस 2 लाख का क्या करना है बेटा, सुन लो। मान लो बेटा CRR की परसेंटेज है 7 और SLR की है 13, ये दोनों मिलाकर मैंने 20 ही कर दी बेटा, क्योंकि LRR हमेशा इन दोनों का ही समेशन होता है। बाबू CRR और SLR फिक्स कौन करता है? इंडिया में बेटा इसको फिक्स करने की जिम्मेदारी RBI को दी गई है। मान लो RBI ने फिक्स करा कि CRR 7% और हमेशा 7% के आसपास ही रहती है, ये बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल रियलिटी है। और SLR मान लो 13% है, ठीक है जी, और टोटल मिलाकर LRR 20% है। मेरा जो डिपॉजिट थे वो 10 लाख थे, 10 लाख का 7% CRR है। 10 लाख का 7% यानी कि 70,000 रुपए CRR है। CRR क्या चीज होती है बेटा? हर बैंक को, इंडिया में हर कॉमर्शियल बैंक को बेटा RBI के पास एक अकाउंट रखना होता है और बेटा उसमें एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, उसे बोलते हैं CRR। यानी कि आपके पास डिपॉजिट आए 10 लाख रुपए के, 10 लाख का 7% आपको CRR मेंटेन करनी है। 7% मतलब 70,000 रुपए। 70,000 रुपए बेटा आपने क्या करा? RBI के पास जमा करा दिए, ठीक है जी। और 13% का क्या? 13% 10 लाख का यानी कि 1,30,000। इस 13% का क्या बेटा? ये 13% आपको अपने ही पास रखना है। चाहे अपने पास रख लो कैश की फॉर्म में, चाहे बैंक ब्रांच के बाहर लगे हुए ATM में रख लो। देखो नाम क्या इसका, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो, यानी कि लिक्विड एसेट की फॉर्म में रखने। लिक्विड एसेट कैश ही होता है बेटा, या तो अपने पास ही रख लो 1,30,000 रुपए नगद, या बेटा क्या करो अपनी बैंक ब्रांच के बाहर रखे हुए ATM में डाल दो। बस यही दोनों को रिप्रेजेंट करता है SLR। इन दोनों को छोड़कर आप लोन कर सकते हो। 7% RBI के लिए छोड़ देना, जो आपको RBI के पास जमा करना है, 13% अपने लिए छोड़ देना, और बेटा बाकी आप लोन कर सकते हो डिपॉजिट का, जितना भी बाकी परसेंटेज आ जाए। समझ में आया LRR क्या चीज है? बढ़े आगे अब, चलो जी। लो बेटा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं और उससे क्लियर करते हैं इस पूरे टॉपिक को। लो जी, और आपको बता देता हूं बेटा, ये टॉपिक आपके लिए नया नहीं होगा। अगर जिसने मुझसे मल्टीप्लायर पढ़ा है, मल्टीप्लायर याद भी नहीं आएगा बेटा अब तो। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट थी K इज इक्वल टू 1/MPS, K इज इक्वल टू 1/1 - MPC। और याद आना बहुत मुश्किल है भाई, बादाम थोड़ी खाए हमने, ठीक है ना जी। चलो खैर कोई नहीं, याद ना भी आए, लेकिन ये वही टॉपिक है, बिल्कुल वही टॉपिक। लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हो आप, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करूंगा इसको। लो जी, फेज 1 मैं बोलता हूं बेटा, किसी इंसान ने आकर किसी कॉमर्शियल बैंक में 1,000 रुपए जमा करा दिए। कोई लिख नहीं रहा, सब समझ रहे हैं बहुत आराम से। एक इंसान आया बेटा, उसने क्या करा, 1,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिए, ठीक है। बैंक क्या कर सकता है बेटा? LRR रख के बाकी लोन कर सकता है, यही कर सकता है ना बेटा। मान लो LRR का परसेंटेज RBI ने डिसाइड करा 20%, वही मेरा एग्जांपल है जो मैंने अभी दिया, ठीक है। यानी कि बेटा 20% ऑफ 1000, 200 रुपए LRR के बैंक ने छोड़ दिए, और बेटा बाकी 800 का लोन कर दिया किसी मिस्टर A को। उसने कहा जी मेरे को ना कंस्ट्रक्शन करानी है घर की, मुझे कंस्ट्रक्शन के लिए लोन दे दो। उसने कहा ठीक है ये ले। उसके खाते में आपने लोन डाल दिया 800 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का क्लियर है बात? बढ़े आगे बाबू। ए ने क्या करा, कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो खरीदना शुरू कर दिया। कैसे खरीदा होगा? नगद या बैंक से? वो अगर बोलोगे नहीं तो मुझे जल्दी नहीं है, जितनी सुस्ती आप दिखा रहे हो मैं भी उतनी सुस्ती दिखाऊंगा। हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई खत्म थोड़ी करना है आज टॉपिक सारा, ठीक है ना। आप कहोगे तो 1 घंटे में थोड़ी होता है, मेरे को कोई बंदिश थोड़ी है 1 घंटे की, आराम से 4-5 घंटे भी पढ़ सकते हैं। जैसी आपकी सिचुएशन है वैसे पढ़ लेंगे। थोड़ी देर बंद कर दो भाई वीडियो, पहले इन्हें ठंडा होने दो, 15 मिनट बाद शुरू करें। तो बेटा मिस्टर ए ने क्या करा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदना शुरू करा। नगद खरीदेगा या बैंक से? अजम्पशन देख लो, मैंने क्या लिखा है बेटा, ऑल ट्रांजैक्शंस आर बैंक्ड, यानी कि सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होंगी बेटा, ठीक है। मान लो बेटा वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीद रहा है किसी मिस्टर बी से,
उसकी दुकान है बेटा, वो सीमेंट बेचता है, वो ईंट बेचता है, वो रेता बेचता है, वो सरिया बेचता है, सारा सामान आप उससे खरीद रहे हो मिस्टर बी से। ठीक है जी। मिस्टर ए ने ये 800 रुपए की पेमेंट कर दी मिस्टर बी को। ठीक है जी। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, मिस्टर बी का अकाउंट भी मेरे ही बैंक के पास है, क्योंकि मैंने क्या माना, सारे के सारे बैंक एक हैं, बस एक ही बैंक है बेटा, वो मैं ही हूं। मैंने ही लोन करा था मिस्टर ए को, मिस्टर ए ने बेटा मिस्टर बी को पेमेंट करी, क्योंकि कोई भी कैश हो नहीं सकती, पेमेंट सारी बैंकिंग चैनल से हुई। और बेटा मिस्टर बी का भी अकाउंट मेरे ही पास था। ठीक है जी। तो बेटा मेरे पास दोबारा डिपॉजिट आ गए 800 रुपए के, मेरे पास तो दोबारा डिपॉजिट आ गए ना, मिस्टर बी के खाते में दोबारा 800 रुपए आ गए ना, मेरे को तो डिपॉजिट मिल गया दोबारा। LRR छोड़ दो, LRR इज 20% ऑफ 800, बस हो गया, तुमने तो कर ली कमाइयां भाई, 20% नहीं निकालना तुम्हारे को। हाँ जी 160 बेटा, बाकी लोन कर दो, माइनस आता है करना, बस हो गया माइनस हो गया बेटा। हाँ जी 640। और मान लो बेटा ये लोन किसको करा, कोई मिस्टर सी आया था, कह रहा मेरे को कार खरीदनी है, मुझे 6,40,000 का लोन चाहिए, हमने लोन कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा मिस्टर सी कार खरीदेगा, नगद या उधार? नगद, कह रहे उधार, नगद उधार, आपका तो लूटने के खा जाओ बाबू देश को, और क्या। हाँ जी नगद उधार, बैंक के थ्रू, नगद नहीं खरीद सकता, नहीं, हमने अजम्पशन क्या लिया है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर, यानी कि बैंकिंग चैनल से होगी सारी ट्रांजैक्शन। तो बेटा यानी कि 6,40,000 रुपए कैसे ट्रांसफर होंगे, बैंक के थ्रू ट्रांसफर होंगे। ठीक है ना। और बेटा मान लो आपके शहर में ह्यूंडई की एक एजेंसी है बेटा, आराध्या एजेंसी, ठीक है ना, उसको पेमेंट करनी है 6,40,000 रुपए की, उसका अकाउंट किसके पास है? हमारे ही पास, एक ही तो बैंक है। हमने क्या माना, सारे के सारे बैंक क्या है, एक है बेटा। 6,40,000 रुपए की मिस्टर सी ने पेमेंट करी, और बेटा ह्यूंडई की जो भी ऑथोराइज्ड एजेंसी है उसके बैंक अकाउंट में 6,40,000 रुपए आ गए, लेकिन उसका अकाउंट भी हमारे ही पास है। यानी कि बेटा अगेन हमें तो नए डिपॉजिट मिल गए 6,40,000 के। 20%, ये अब तो निकलने का ही नहीं, अब तो मतलब ही नहीं होता 20% निकल जाए, इतना आसान तो निकला नहीं, ये निकल जाएगा। हाँ जी, तो 20% LRR मेंटेन करी, फिर फर्दर लोन। ये कहानी चलती जाएगी और रुकेगी नहीं जब तक ये 5,000 नहीं हो जाएगा। मेरा दिल थोड़ी कह रहा है 5,000 लिखने को, मैं 50,000 लिख देता अगर दिल कह रहा होता। ये मैंने 5,000 क्यों लिखा और कैसे डिराइव किया रहा, सब सुन लो बाबू। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR, जैसे के का फॉर्मूला होता है 1/NPS। ठीक है जी, चलो खैर छोड़ दो, मैं नहीं याद करा रहा कि, क्योंकि याद आना ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं। बेटा मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। लो जी, LRR मैंने अपने एग्जाम्पल में लिया 20%, दैट मीन्स मनी मल्टीप्लायर इज 5 टाइम्स, किसका 5 टाइम्स? इनिशियल डिपॉजिट का 5 टाइम्स, इनिशियल डिपॉजिट का 5 टाइम्स आपने पैसा क्रिएट कर दिया बेटा। और 20% 5,000 का छोड़कर 4,000 रुपए का लोन कर दिया। अब बड़े काम की बात सुनना, मैं स्टेटमेंट क्लैरिफाई कर दूं आपको। 5,000 ये कैसे आया, ये समझ में आया बेटा? हाँ जी, फॉर्मूला क्या लगाया, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। LRR है 20%, यानी कि 5 गुना कर देगा, किसको? इनिशियल डिपॉजिट को। आपके इनिशियल डिपॉजिट 5 गुना हो गए, 20% रेट है LRR का, 5,000 का 20% आपके पास पड़ा होगा LRR की फॉर्म में, और बेटा बाकी आपने क्या करा होगा, लोन करा होगा 4,000 रुपए का। अब सुनना बेटा, ये स्टेटमेंट जो हमें क्लियर नहीं हुई थी, मुझे तो वो समझानी है। हाँ जी, क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट में? बैंक कैन लैंड मोर फंड व्हाट इज लेंड टू देम। सर मैं आपको पहले ये बता देता हूं व्हाट इज लेंड टू देम। हमने बैंक को क्या लोन दिया, सुन लो बेटा। अगर किसी इंसान, मान लो वो कोई इंसान ऋषि था, ऋषि ने 1,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए, ऋषि के लिए तो डिपॉजिट है, लेकिन बैंक के लिए तो लोन है कि ऋषि को 1,000 रुपए वापस देना है। व्हाट इज लेंड टू द बैंक? 1,000 रुपी। मेरे एग्जाम्पल में व्हाट इज लेंड टू द बैंक? 1,000 रुपी। और मैंने क्या लिखा? बैंक कैन लैंड मोर फंड व्हाट इज लेंड टू देम। बैंक पता नहीं कितने गुने पैसे दे सकता है जितने आपने उसको लोन पर दिए। कितने दे कर दिए उसने 1,000 के? देखो, आपने 1,000 रुपए का लोन दिया बैंक को, बैंक ने 1 से 4,000 बना दिया।
1000 रुपए का लोन आपने बैंक को दिया, बैंक ने 1000 से क्रिएट करते 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 4000 रुपए का लोन दे दिया बेटा, और टोटल 1000 से 5000 रुपए बनाए थे। 1000 बैंक के पास ही पड़े हैं, LRR की फॉर्म में वो भी पड़े हैं। बैंक कैन लैंड मोर फंड्स 4000, व्हाट इज लेंड टू देम 1000। क्लियर हुई बात? समझ में आया क्रेडिट कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे लोन क्रिएट हो रहा है, कैसे मनी क्रिएट हो रही है? ऑल क्लियर? दोनों अजम्पशंस क्लियर? पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन क्लियर हो गया? चलो जी, इसको नोट डाउन करेंगे फटाफट से। और बता रहा हूं इतना सही है, 6-6 नंबर आता है पेपर में, 6-6 नंबर। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।